अब दोस्तों पढ़ रहे हैं अपन पारिस्थितिकी पिरामिड। देखो पिरामिड, अगर मैं आपको पिरामिड समझाऊं दोस्तों, तो देखो अगर मैं आपको पिरामिड समझाऊं तो इस वाली खाद्य श्रृंखला का यदि मैं उदाहरण लेऊं दोस्तों, तो जैसे घास है, टिड्डा है ना, इसी वाली खाद्य श्रृंखला का मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ दोस्तों, उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक पिरामिड बनाया दोस्तों, इस प्रकार का मैंने पिरामिड बना दिया। अब यहाँ पर बेस पे कौन होगा, ये होगा। फिर इस प्रकार से अपन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। अगर नीचे में रखूं दोस्तों घास, तो आप सब जानते हो कि भाई ये घास है। फिर ऊपर कौन आया दोस्तों, घास। घास ज्यादा है कि टिड्डे ज्यादा है साहब, ओ साहब घास ज्यादा है, चलो है ना। तो उदाहरण के लिए ले रहे हैं दोस्तों, फिर मैंने कर दिया दोस्तों टिड्डा। देखो ऊपर जैसे जा रहे हैं इनकी संख्या कम होती जा रही है। फिर ऊपर कर दिया दोस्तों मेंढक, और सबसे ऊपर कर दिया आपके सर्प। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं इनकी संख्याएं क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। तो ये पिरामिड कैसा कहलाएगा दोस्तों आपका, कैसा कहलाएगा दोस्तों आपका ये पिरामिड, सीधा पिरामिड। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों कि यहाँ पर एक पेड़ है दोस्तों, है ना, एक पेड़ है, एक पेड़ है दोस्तों। इस पेड़ पर बहुत सारे कौन रहते हैं दोस्तों, पक्षी रहते हैं। बहुत सारे क्या रहते हैं दोस्तों, पक्षी रहते हैं। जैसे मान लो ये पेड़, अब पेड़ एक है ना, तो ये छोटा वाला हो गया पेड़, और इस पर बहुत सारे दोस्तों पक्षी रहते हैं। तो अब ये वाली जो खाद्य श्रृंखला है ये कैसी चलेगी दोस्तों, उल्टी। यानी इसमें पिरामिड कैसा बन रहा है दोस्तों, उल्टा बन रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलो, अब यहाँ पिरामिड से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको कि यहाँ से प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं, बस इनकी बढ़िया प्रैक्टिस कर लेना आप ना। आगे देखो, देखो मैंने एक बढ़िया सी सारणी बनाई है आपके लिए। पिरामिड का प्रकार, देखो संख्या का पिरामिड। एक बात मैं पहले ही यहां बता देता हूं दोस्तों कि ऊर्जा का पिरामिड होगा। अभी जो आपको ऊर्जा का क्रम बताया ना, तो याद रखना ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा ही बनेगा, कभी उल्टा नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि हमेशा ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, क्या कहते हैं उसे, उत्पादक। जो उत्पादक हैं, प्लांट्स है, उनमें ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं ऊर्जा घटती जाती है, क्योंकि 10-10% ही रहती है ना। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा ही बनेगा, कभी उल्टा नहीं बनेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो यहाँ क्या है, पहला है पिरामिड के प्रकार लिखे हुए हैं, फिर इनका भाई सीधा रूप कौन सा है और उल्टा रूप कौन सा। देखो पहला संख्या का पिरामिड की बात करते हैं। सीधा कौन होगा, अभी बताया मैंने, घास का मैदान सीधा ही होगा दोस्तों, क्योंकि घास ज्यादा है। उसको खाने वाली जो टिड्डियां हैं या बकरियां वो कम होगी, घास तो ज्यादा होगी, है ना। बकरियां ज्यादा हो गई तो फिर वो टिड्डी ज्यादा हो गए, तो उस घास को मान लो घास नहीं होगी तो ये बरबरा जाएंगे, है ना। इसलिए घास का ज्यादा होना जरूरी है। फिर इनको जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्या होता जाता है कि ऊपर संख्या इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए पिरामिड कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा ही बनेगा, है ना। इसी प्रकार से तालाब और फसल का खेत, है ना, जो खेत होते हैं या तालाब है, इनमें हमेशा पिरामिड कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा ही बनेगा। समझ में आ गया। अब उल्टा कौन बनेगा दोस्तों, उल्टा अभी बताया मैंने आपको। एक वृक्ष है दोस्तों, अब वो केवल एक वृक्ष है, अभी बताया आपको, ये एक वृक्ष है ना। सॉरी, ये उल्टा मैंने क्या कर दिया, उल्टा बना दिया आपने। अब दोस्तों उल्टा बनाना था ना कुल मिला के। अब देखो यहाँ केवल एक वृक्ष है दोस्तों, ये एक वृक्ष है। अब इसके ऊपर अनेक पक्षी हैं दोस्तों, है ना। इस पर क्या है दोस्तों, अनेक पक्षी हैं, यानी इनकी संख्या और बढ़ गई पक्षियों की। फिर इन पर पक्षियों के ऊपर भी हजारों परजीवी रह रहे हैं दोस्तों, यानी एक एक पक्षी पर भी मान लो 5-5, 6-6 परजीवी हैं, तो इन संख्याएं इनसे ज्यादा हो गई दोस्तों। तो यानी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो श्रृंखला में, इनकी संख्याओं में वृद्धि होती जा रही है। तो पिरामिड कैसा बना दोस्तों, उल्टा पिरामिड बना है। आगे बात करते हैं दोस्तों जैव भार, वजन के आधार पर बात करते हैं साहब। तो वजन के आधार पर इनमें एग्जाम्पल, ये सीधे वाला चल रहा है ना दोस्तों, सीधा, ये सीधा वाला तो वन है ना। वन के अंदर के वन का जो अगर आप देखेंगे तो वन, भाई वन का पेड़ों का भार बहुत ज्यादा होगा दोस्तों। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते चलेंगे, भाई वन को खाने वाली बकरियां, उनका भार थोड़ा कम है ना। फिर बकरियों खाने वाले शेर, वो संख्या में कम है तो भार भी कम होगा दोस्तों। तो हमेशा कैसा बनेगा दोस्तों, इसमें सीधा ही बनेगा। घास का मैदान, मरुस्थल, देखो घास का मैदान आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा कैसा बन रहा है, सीधा ही यहाँ पर बन रहा है, चाहे वो संख्या वाला हो चाहे जीव भार वाला हो। तो ऊर्जा और घास का मैदान का पिरामिड हमेशा कैसा बन रहा है दोस्तों, सीधा ही बनेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, उल्टा किसका बनेगा दोस्तों, जीव भार, वजन के आधार पर, है ना। तालाब और समुद्री जलीय तंत्र, अभी आपने देखा था कि फाइकोफ्लेक्टन यानी छोटे जो पादप प्लवक है, छोटे पौधे हैं दोस्तों, उनकी भार कम होगा। उनसे बड़ी बड़ी जैसे उनकी मछलियां होगी, छोटी मछलियां होगी, उनका भार उनसे ज्यादा, और उन छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों का भार और भी ज्यादा होगा। यानी ये पिरामिड जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है।
और ये किसको दर्शा रहा दोस्तों, उल्टे पिरामिड को दर्शा रहा है। चलो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, है ना। ये हुई दोस्तों पिरामिड की बात, यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जैव भू रासायनिक चक्र अब बहुत कम पूछा जाने लग गया दोस्तों, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे मान लो अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की, मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली क्लास में बताया था कि पौधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको यौगिकों में। अब यौगिक कौन से हो सकते हैं दोस्तों, नाइट्राइट और NO3 नाइट्राइट और या अमोनिया, इस रूप में ये क्या कर लेते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। मेन तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं, समझ में आई दोस्तों आपको, अमोनिया NH3। अब देखो इस रूप में क्या करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, और नाइट्रोजन किस में चाहिए दोस्तों, प्रोटीन निर्माण में, ठीक है। अब वापस क्या होते हैं, जब पेड़ पौधे कभी तो मरेंगे दोस्तों, इनकी पत्तियां नीचे गिरती है, टहनियां सूख के नीचे गिरती है, तो वापस कुछ जीवाणु इनको खाकर इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन में। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का उपयोग होना, यानी पर्यावरण से आपने नाइट्रोजन ली और वापस पर्यावरण में नाइट्रोजन चली गई, तो यानी ये नाइट्रोजन का क्रम दोस्तों, आपने क्या किया, नाइट्रोजन को ग्रहण किया किसी भी रूप में, और यहां से वापस जब खत्म होगा तो पर्यावरण में वापस ही नाइट्रोजन चली जाएगी। यानी नाइट्रोजन आप पढ़ रहे हो हमेशा, जीवन भर हमेशा कितनी है, आपके बच्चों, आपके क्या हुआ दोस्तों, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने में 78% की किताबों में पढ़ा था, और आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तब भी आप पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है दोस्तों, 78%। लेकिन लगातार उपयोग होता जा रहा है, फिर भी ये कम नहीं हो रही। रीजन क्या दोस्तों, कि उपयोग होता जा रहा है, उसके साथ साथ वापस नाइट्रोजन भी वायुमंडल में छोड़ी जा रही है विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से। तो ये हमेशा इनकी प्रतिशत मात्रा क्या होती है दोस्तों, बनी रहती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही दोस्तों नाइट्रोजन चक्र है। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके बारे में मैंने अच्छा बता दिया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है दोस्तों, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन जो होती है उसको किस में कन्वर्ट करना दोस्तों, उसके यौगिकों में। यौगिक आपको बता दिया, NO2 मतलब कौन है, नाइट्राइट, और NO3 का मतलब कौन है दोस्तों, नाइट्रेट, और NH3 आप अमोनिया भी मान सकते हो। तो अमोनिया और नाइट्रेट में बदलना, ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे देखो दोस्तों, अब इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आजकल प्रश्न यहां से ज्यादा पूछे जाने लगे हैं दोस्तों। राइजोबियम के बारे में अपन ने बात की थी पहले, मटर कुल दालों की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। तो एक तो कौन है दोस्तों इनमें, राइजोबियम, दूसरा कौन है दोस्तों, एजोटोबैक्टर, और तीसरा कौन है दोनों, एनाबिना और नोस्टक। ये इस पर स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देने वाले जीवाणुओं के नाम लिखिए, तो आप लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों नाइट्रीकरण, भाई अब नाइट्रीकरण क्या है, कि आपने क्या किया, अमोनिया में कन्वर्ट किया नाइट्रोजन को। अब वापस चक्र चल रहा है दोस्तों, वापस पर्यावरण में जाने वाला, आपने पर्यावरण से नाइट्रोजन ले ली, अब नाइट्रोजन वापस पर्यावरण में जाएगी। कैसे जाएगी दोस्तों, अमोनिया पहले किसमें, NH3 जो है दोस्तों वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, नाइट्राइट यानी NO2 में। कौन कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु कन्वर्ट कर रहा है। नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब फिर इस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है दोस्तों, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, कौन कर रहा है इसको, नाइट्रोबैक्टर कर रहा है। याद रखना आप इस चीज को, यानी नाइट्रोजन के वापस अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रेट में बदलने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, नाइट्रोबैक्टर कर रहा है। ये सब बैक्टीरिया जीवाणु है दोस्तों। अब विनाइट्रीकरण, यानी अब ये जो नाइट्रेट कहाँ आ गई, मृदा में आ गई साहब, और अब इस नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन, यानी इसको अब किस में कन्वर्ट किया जा रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। आ गई बात समझ में। अब इस नाइट्रोजन की गैस में बदलना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। इसके मुख्य जीवाणु कौन है दोस्तों, याद रखना, यह भी पूछा जाता है विनाइट्रीकरण में, स्यूडोमोनास। स्यूडो का मतलब क्या होता है दोस्तों, आभासी, ठीक है दोस्तों, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, है ना, जो आपके जेएमडी क्लासेस अपने चैनल पे मिल रही है। दूसरा चक्र कौन है दोस्तों, कार्बन चक्र। आप सब जानते हैं कि आपके शरीर हो, पेड़ पौधों के शरीर हो, कुछ भी हो, कोयला, पेट्रोल, ये सब कार्बनिक तत्व हैं दोस्तों। कार्बन बहुत ही विस्तृत फैला हुआ है ना। तो अपन ये गैस की बात कर रहे हैं, तो कार्बन गैस के रूप में कौन है दोस्तों, CO2 गैस की बात कर रहे हैं। चलिए, तो वायुमंडल में कितनी परसेंट है दोस्तों, 0.03 और 0.04। जिस दिन ये 1% हो जाएगी ना दोस्तों, तो जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं होगा। याद रख लेना, है ना। जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ रही है,
और प्रकृति में क्या हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, जिसे आप क्या कहते हो, ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गई दोस्तों। तो क्या पाई जा रही है यहाँ पर, क्या है, कौन है ये, कौन दोस्तों, CO2 कि CO2 कितने प्रतिशत पाई जा रही है दोस्तों, CO2 आपकी 0.03 और 0.04% पाई जाती है। पौधे इसका किसमें उपयोग लेते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में से अवशोषित करते हैं और श्वसन द्वारा मुक्त कर लेते हैं। अपन पढ़ते हैं ना कि मनुष्य किसको ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को, और पौधे किसको ग्रहण करते हैं साहब, CO2 को। बिल्कुल सही कह रहे हो। CO2 को भोजन बनाने के लिए ग्रहण किया जाता है दोस्तों। श्वसन के रूप में तो हमेशा पौधा भी मनुष्यों की तरह क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन दिन के अंदर चूंकि प्रकाश संश्लेषण ज्यादा प्रभावी होता है तो इसलिए CO2 की मात्रा ज्यादा ली जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अवसादी चक्र। अवसादी चक्र क्या होंगे, अवसाद का मतलब होता है जैसे आप मान लो कोई मिट्टी है दोस्तों और पानी के अंदर आप डालो तो नीचे जम जाती है ना, उसे कहते हैं दोस्तों अवसाद। इसमें कौन है दोस्तों, फास्फोरस चक्र। देखो फास्फोरस मुख्य स्रोत कौन है, फास्फेट चट्टानें, ठीक है, इसका मुख्य स्रोत कौन है, चट्टानें हैं दोस्तों। ठीक, अब चट्टानों का क्या होता है दोस्तों, वर्षा के जल के साथ चट्टानों का अपक्षय नहीं, टूटते छोटे छोटे टुकड़ों में और द्वारा ये मिट्टी में घुल जाता है, मिट्टी में चला जाता है, और इसमें कोई गैसीय श्वसन चक्र तो है नहीं। अब ये मिट्टी में चला गया दोस्तों, अब वापस वायुमंडल किस में यूज हो रहा है दोस्तों, आपका DNA RNA के अंदर फास्फेट है कि नहीं है, फास्फोरिक अम्ल के रूप में और ATP के रूप में। और आपने पढ़ा था दोस्तों दांतों में भी क्या पाया जाता है, आपका फास्फोरस पाया जाता है। तो इस प्रकार से फास्फोरस का आप यूज करते हो, और जब आप वापस खत्म हो गए तो वापस प्रकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरस वापस चली जाएगी। तो फास्फोरस का क्रम इस प्रकार से बना रहता है। सल्फर की बात करें दोस्तों, ये एक गैसीय और अवसादी दोनों प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये तो क्या है दोस्तों, गैस है, और सल्फेट चट्टानों के रूप में पाया जाता है। तो ये आपके चक्र हैं दोस्तों, इससे ज्यादा पूछते नहीं है आपको ना। इसमें मेन आपका कौन है दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र। अब देखो एडवांस पारिस्थितिकी सिद्धांत में कुछ बढ़िया आपको 2 पॉइंट ऐसे लेके आया हूं कि यहां से प्रश्न बनते ही बनते दोस्तों। इक्कोटोन क्या है, देखो इक्कोटोन आप इस प्रकार से समझिए दोस्तों, इक्कोटोन क्या है कि मान लो जैसे अमीर है ना, ये अमीरों का घर है, ठीक है, ये अमीरों का बहुत बड़ा घर है दोस्तों, और यहाँ पर गरीबों का घर है, ठीक है, या गरीबों का घर है, ठीक, या गरीब नहीं कहे तो मध्यम वर्गीय कह लेते हैं अपन, चलो मध्यम वर्गीय। अब बीच में जगह खाली है, ये भी इधर नहीं आना चाहता दोस्तों, ये भी इधर नहीं आने चाहते, यार साले सब बेकार आदमी, ये कहते हैं यार बहुत बड़े लोग हैं। तो बीच में क्या होते हैं दोस्तों, जगह खाली होती है। तो आप कभी देखे होंगे कुछ घुमंतु प्रवास के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर टपरियां बना बना के रहने लग जाते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाती है दोस्तों, जनसंख्या बढ़ जाती है, यहाँ पर भी रहने लग जाते हैं। यानी 2 प्रकार की यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 प्रकार के क्षेत्र के बीच में कुछ ऐसी प्रजातियां आ जाती है, तो ना तो इसमें रहती है और ना इसमें रहती है, लेकिन यहाँ बहुत अधिक संख्या में ये वास कर जाती है दोस्तों। इसको ही कहते हैं दोस्तों आपको इकोटोन। और ये जो बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि कर रही है, यही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका कोर प्रभाव। देखो पढ़ लेते हैं, 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे घास का मैदान, मान लो ये क्या है दोस्तों, घास का मैदान है ना, और इस अमीर वाले को और गरीब वाले को या मध्यम वर्गीय को क्या मान लो आप, इधर क्या है दोस्तों, ये वन क्षेत्र है, इधर घास का मैदान है, इधर वन क्षेत्र है। तो मध्यम में संक्रमणकालीन, अब ये दो बीच में जगह खाली है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं आप, इकोटोन कहा जाता है। और इस क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो दोनों तंत्रों में नहीं होती है, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, इन्हें क्या कहते हैं आप, कोर प्रभाव। जिसमें इसमें उदाहरण कौन है दोस्तों, मैंग्रोव वन, आप सब नाम सुना होगा, मैंग्रोव वनस्पति का बंगाल के अंदर खूब पाई जाती है दोस्तों, दलदली इलाके के अंदर पाई जाती है ना। और इधर घास के मैदान है और इधर वन है, तो बीच के अंदर बारिश बहुत ज्यादा होगी, दलदल वाला इलाका बनेगा और मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल जाएगी। आई बात समझ, इसे कहते हैं दोस्तों इकोटोन। इसके अलावा दोस्तों ये वाले जो है ना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैव आवर्धन। देखो जैव आवर्धन क्या है, जैव आवर्धन देखो सुनो मेरी बात, जैव आवर्धन का मतलब होगा दोस्तों कि मान लो क्या होगा कि मैंने पेड़ पौधों के लिए, मान लो आपने फसल उगाई, मान लो कोई भी फसल उगाई है दोस्तों यहाँ पर, और इसको आपने क्या किया कि जीव जानवरों से बचने के लिए, कई बीमारियों से बचने के लिए आपने क्या छाटी, यहाँ पर दवाइयाँ छाटी दोस्तों, है ना,
है ना, बहुत सारी दवाइयाँ करते हैं दोस्तों, आप पेस्टिसाइड्स वगैरह आप छिड़काव करते हो, और उर्वरक के रूप में आप यूरिया वगैरह ये आपने उस खेत में डाला, तो ये सब के सब किस में जाएंगे दोस्तों, इस पौधों में। और इस पौधों के जो बीज बनेंगे, यानी गेहूं मान लीजिए, गेहूं के बीज में ये दवाइयां और उर्वरक का अंश जाएगा दोस्तों। और इन दवाइयों और इन उर्वरकों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप मनुष्य क्या कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं। तो अब कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो दवाइयां हैं वो मनुष्य में जाके क्या करेगी दोस्तों, आवर्धन करेगी, यानी इनकी मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं दोस्तों जैविक आवर्धन। देखो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जब कोई हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायन, अजैव निम्नीकरण का मतलब दोस्तों, अजैव का मतलब तो जिसमें जीव नहीं है, निम्नीकरण का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, उसका निम्नीकरण नहीं, भाई निम्नीकरण नहीं हो पा रहा। रसायन जैसे डीडीटी है, भारी धातु पारा है ना, पारा मतलब मरकरी, जो आपने थर्मामीटर होता है ना दोस्तों, आपने गए होंगे तो आपकी जीभ के नीचे डॉक्टर जाके चेक करता है ना कि भाई ये आपके बुखार कितना डिग्री का है, वही उसमें क्या भरा रहता है दोस्तों, पारा भरा रहता है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या करते हैं दोस्तों, प्रवेश करते हैं ये प्रकार डीडीटी वगैरह, ये दोस्तों रसायन है ना, बहुत सारे फसलों में छिड़कते हैं। तो प्रत्येक उच्च पोषक स्तर पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे दोस्तों, आपका पोषक स्तर, इसकी सांद्रता क्या होती है दोस्तों, बढ़ती जाएगी। प्राथमिक उपभोक्ता में थोड़ी कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब आगे क्या दोस्तों, पानी में औद्योगिक कचरे का पारा मरकरी से मिलने से जापान में क्या होता है दोस्तों, मिनीमाटा रोग हो जाता है। जैसे मानो पानी के अंदर, आपके अंदर पारा चला गया, और पारा अगर बॉडी में ज्यादा है, तो ये याद रखना दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, मिनीमाटा रोग हो जाता है। और इससे एक नुकसान और होता है दोस्तों, पक्षियों के अंडों के कवच भी इससे क्या हो जाते हैं दोस्तों, पतले हो जाते हैं। किसके प्रभाव से, पारा के प्रभाव से। चलो आगे देखो दोस्तों, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुकरण में देखो क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक अनुकरण क्या है, ऐसे क्षेत्र जहां पहले कभी कोई जीव नहीं था, जैसे नग्न चट्टान आने वाले प्राथमिक प्रजाति दोस्तों कौन होती है, लाइकेन। लाइकेन में कौन है दोस्तों, जड़ के रूप में कौन होता है दोस्तों, कवक होता है। और ऊपर कौन होता है दोस्तों, आपके शैवाल। तो ये कवक और शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, लाइकेन का। ठीक है, और ये सबसे पहले चट्टानों पर पाया गया जीव था। ठीक है, और ये दोस्तों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, यानी ये सहजीवन में रहते हैं दोस्तों ना, सिम्बायोटिक प्रोसेस में। अब देखो आगे पढ़िए, पारिस्थितिकी निषेध। देखो किसी प्रजाति और उसके पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक भूमिका, भाई उसकी भूमिका क्या है दोस्तों, और उसका भौतिक स्थान, भाई वो किस स्थान पर रह रहा है। जैसे शेर जंगल में रह रहा है तो वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों, निषेध कहलाता है। और ये जो शब्द है ये पूछा नहीं जाएगा निषेध क्या है, लेकिन ये शब्द किसने दिया ये पूछा जाएगा दोस्तों, ग्रेनेल। आप जोसेफ ग्रीनेल शब्द याद रखेंगे, वैज्ञानिक का ये पूछा जाता है। आगे दोस्तों कॉन्सेप्ट है सुपोषण। यहां से प्रश्न भी काफी बार बनता है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले इस प्रकार से समझा देता हूं। देखो होता क्या है कि आपने बहुत सारे रसायन उर्वरक खेतों के अंदर उपयोग लिए दोस्तों, काफी दवाइयां उपयोग में ली। ठीक है, अब ये बारिश के पानी के साथ कहाँ चली गई दोस्तों, तालाब के अंदर चली गई। अब तालाब के अंदर आप हरी हरी काई, जिसे आप क्या कहते हो दोस्तों, शैवाल, है ना, एल्गी। अब ये जो एल्गी है दोस्तों, ये क्या करती है कि अब उसमें आपने उर्वरक गया, उर्वरक में क्या क्या पोषक तत्व थे दोस्तों, नाइट्रेट और फॉस्फेट। आप सब जानते हो कि नाइट्रेट पौधे सीधे ग्रहण करते हैं, और ये ग्रहण करके अपने प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन मतलब आप कह सकते हो कि इनके शरीर का निर्माण होता है। अब जितनी अधिक मात्रा में नाइट्रेट और फास्फोरस मिलेंगे तो शैवालों की संख्या में बहुत तीव्र गति से, जैसे एकदम से आप रात में सोए सुबह देखो तो पूरे तालाब में काई काई जम जाती है, इतनी तीव्र गति से इनकी क्या हो जाती है, शैवालों की वृद्धि हो जाती है। रीजन क्या है कि आपने उसको क्या प्रोवाइड करवा दिया दोस्तों, नाइट्रेट और फॉस्फेट, यानी उसका भोजन आपने प्रोवाइड करा दिया। जैसे आपको मान लो मैं मोटा होने का इंजेक्शन एकदम से लगा दूं, रात में सोए और सुबह होके आप मोटे हो गए, इसी प्रकार से आपने उसको इंजेक्शन कौन सा दिया, पोषक तत्व दे दिया, नाइट्रेट और फॉस्फेट। इसके कारण शैवालों की क्या हो जाती दोस्तों, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती। अब होता क्या है कि ये मान लो तालाब है, ये पानी है, इस प्रकार से दोस्तों ये पानी है, और पानी के ऊपर बहुत सारी यहाँ पर क्या जम गई दोस्तों, शैवाल जम गए, काई जम गई, और आप सब जानते हो कि बहुत डेंस होती है। अब इस ऑक्सीजन जो होगी दोस्तों, इसके अंदर पानी के अंदर कौन घुली हुई है दोस्तों, ऑक्सीजन। और सब आप जानते हो कि जो इसके अंदर जो भी जीव है, जलीय जीव है दोस्तों, वो जलीय जीव
वो इस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जलीय ऑक्सीकरण को। अब ये जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन इन शैवालों की संख्या ज्यादा होने के कारण यह इस घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं दोस्तों, ग्रहण कर लेते हैं। अब जलीय जीवों के लिए इस ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जलीय जीव क्या हो जाते हैं दोस्तों, मर जाते हैं, जिससे पानी सड़ान मारने लगेगा, बदबू मारने लगेगा। इसे ही आप क्या कहते हो दोस्तों, शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गी ब्लूम कहा जाता है। आगे बात समझ में, चलो आगे देखिए। अब आपके लिए देखो सिलेक्शन सुपर बुलेट पॉइंट्स, यानी यहां से प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है, यानी मेन चीजें वो निकाली गई। देखो आपके लिए गहन पारिस्थितिकी शब्द प्रतिपादित किसने किया दोस्तों, अर्नीनेस। किसने किया, अर्नीनेस, यानी डीप इकोलॉजी। भाई डीप के रूप में आप, भाई आपकी नेस से याद रखेंगे, नसें, आपकी नसें, यानी जो नसें होती है आपकी बॉडी के बहुत डीप यानी गहरे, ऊपर ऊपर थोड़ी होती दोस्त, ऊपर होती तो आप पकड़ के खींच लेते, तो ये बहुत गहराई में है, तो गहराई में नसें हैं, तो नसों से आप नेस याद करेंगे, और नेस से आप गहन, यानी गहन है ना डीप, ये डीप जो है दोस्तों कौन है, गहन पारिस्थितिकी का किसने शब्द दिया दोस्तों, अर्नीनेस ने दिया। अब बात करते हैं उस तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी जैव भार का पिरामिड किसमें, तालाब के अंदर। ये याद करना, सीधे ही पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। और वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब यानी इनकी संख्या कैसी होती जाएगी, ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। समझ गए ना, वो पेड़, पेड़ के ऊपर पक्षी, पक्षी के ऊपर परजीवी। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र एक कैसा तंत्र है दोस्तों, खुला तंत्र है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और जो पदार्थ है दोस्तों वो क्या है, दोनों का विनिमय होता रहता है, यानी खुले रूप में विनिमय होता है। कोई बीच में ढक्कन नहीं है इनके बीच में कि कोई पदार्थ ऊर्जा ग्रहण कर रहा है या बाहर ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, ऐसा कोई बीच में ढक्कन नहीं। भी तेरे पास कुछ होते भी ऊर्जा मिलेगी तेरे को, बिल्कुल मिलेगी ना। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषक जो विशेष कर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे इसमें कौन आता है, SO2 के सर्वोच्चतम जैव सूचक कौन है दोस्तों, लाइकेन। अभी अभी मैंने बताया, जैसे ये चट्टानें दोस्तों, इन चट्टानों के ऊपर क्या होती है दोस्तों, कवक, है ना, ये कौन होती है दोस्तों, कवक, और कवक के ऊपर कौन होता है दोस्तों, शैवाल। कौन होता है दोस्तों, शैवाल। कवक और शैवाल हमेशा सहजीवन के रूप में रहते हैं, सिम्बायोटिक, यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचता है। शैवाल चूंकि हरे होते हैं दोस्तों, तो ये सूर्य की प्रकाश से क्या बनाते हैं दोस्तों, भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के निर्माण के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, तो ये कवक जल और खनिज लवण कौन उपलब्ध करवा देते हैं दोस्तों, कवक उपलब्ध करवा देते हैं। तो दोनों का क्या होता है दोस्तों, फायदा हो जाता है। इसे कहते हैं सहजीवन, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होता है दोस्तों, जो शैवाल है ये बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे आप जाते होंगे डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं तो कई प्रकार से आपको बताता है कि आपके शरीर में ये बीमारी है, ये बीमारी है, इसके लक्षण है, तो ये बीमारी है। इसी प्रकार से लाइकेन बताएगा कि उस जगह पे प्रदूषण है या नहीं। कैसे बताएगा साहब, कि लाइकेन देखो आपके पेड़ पौधों के ऊपर तो क्यूटिकल का आवरण होता है दोस्तों, ना, मोटी त्वचा। क्यूटिकल का मतलब होता है दोस्तों मोटी त्वचा। अगर मान लो वहां कोई प्रदूषक तत्व भी है तो वो क्या होंगे, उस मोटी त्वचा के अंदर नहीं एंट्री पा पाएंगे, तो उस पौधे को कम नुकसान होगा। लेकिन लाइकेन में ऐसा कुछ नहीं, लाइकेन बिल्कुल गरीब आदमी बेचारा ना, अब ये इस पर कोई क्यूटिकल का आवरण नहीं होता है, मोटा आवरण नहीं है दोस्तों, है ना। तो सीधा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 इसमें सीधी प्रवेश कर जाएगी। सीधी प्रवेश करने के कारण या तो वृद्धि रुक जाएगी या ये क्या हो जाएगी दोस्तों, मर जाएगी। अगर बहुत सारी लाइकेन जहां मरी हुई है तो अपन स्पेशल समझ लेते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ वायु प्रदूषक की मात्रा ज्यादा है, कंट्रोल करना जरूरी है। उसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों SO2। तो वायु प्रदूषक सूचक, जैव सूचक के रूप में कौन है दोस्तों, इंडिकेटर आपका लाइकेन है, याद रखना। अब दोस्तों आगे चलते हैं। 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम पढ़ लिया अपन, लिंडमान ने दिया। आगे दोस्तों, खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अधिक क्या होगा दोस्तों, स्थायी होगा। ठीक है साहब, है ना। रीजन क्या है दोस्तों, मान लो कोई घास है, अब इस घास को खाने वाला एक ही है, मान लो कुछ टिड्डा ही है मान लो सारे टिड्डे खत्म हो गए तो फिर घास ही घास हो जाएगी। इसलिए घास को टिड्डा भी खा रहा है, घास को चूहा भी खा रहा है, घास को बकरी भी खा रही है, ठीक है ना, गाय भी खा रही है, बहुत सारे खाने वाले, फिर इनको अलग अलग खाने वाले जीव हैं दोस्तों ना। तो ये जाल है पूरा का पूरा, इसको वो खा रहा है, इसको वो खा रहा है।
आगे देखिए, तभी पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी होगा। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डोप्सन। ये पूछा जाता है दोस्तों ना, ओजोन परत की जो मोटाई किसमें मापी जाती है? डोप्सन के अंदर मापी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन को मुक्त करने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं दोस्तों? विनाइट्रीकरण, जिसके अंदर स्यूडोमोनास आ रहा था। ठीक है, आगे धान के खेत से निकलने वाली गैस, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। धान है ना, जैसे चावल, चावल के खेत में पानी भरा रहता है दोस्तों, उस दरमियान एक गैस निकलती है, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसका नाम क्या है दोस्तों? मीथेन। सूत्र होता है CH4। ठीक है ना दोस्तों, जो आपके CNG का मुख्य घटक है। CNG का मुख्य घटक कौन है दोस्तों? CH4, मीथेन। और ये मीथेन आप जानते होंगे, जो गाय भैंस जितने भी जुगाली करने वाले जानवर है दोस्तों, जब वो जुगाली करते हैं ना, जुगाली, जुगाली कौन? जानवर। जुगाली जो करते हैं, जुगाली लिख दिया रे, जुगाली जो करते हैं दोस्तों, थोड़ा सही लिखता हूं उसको, जुगाली, जुगाली करने वाले जानवर में भी कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? मीथेन गैस निकलती है। कहाँ कहाँ से निकलती है मीथेन गैस? धान के खेत से। ये ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस का मतलब ये गर्मी उत्पन्न करने वाली गैस। अगर ये वातावरण में ज्यादा होगी तो वातावरण में तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। और CNG का मुख्य घटक है ना। पारस्की पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया दोस्तों? एल्टन ने दिया था। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इस पिरामिड को? एल्टोनियम पिरामिड। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बुलेट पॉइंट्स बहुत ध्यान देना। प्रकृति का पुनः चक्रण करता है या सफाई कर्मी कौन है दोस्तों? अपघटक को कहा जाता है। इनमें जीवाणु और कवक महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बोलिए जय माता दी या जय श्री राम। ओके दोस्तों, बाय।